रवि शर्मा जी का परिवार लखनऊ शहर में रहता था। उनके परिवार में उनकी पत्नी सुषमा, 2 बेटे नीरज और प्रेम और उनकी 2 बहुएं रितिका और वंशिका थे। कहने को तो शर्मा जी के परिवार में कोई कमी नहीं थी, पर घर का क्लेश दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था और इस बात से सुषमा जी काफी परेशान रहने लगी थी। अरे रितिका, वंशिका कहाँ रह गई दोनों? आज सुबह की चाय नहीं मिलेगी क्या? मम्मी जी, गैस खत्म हो गया है। अरे इतनी जल्दी कैसे? अभी 15 दिन पहले ही तो भरवाया था गैस, इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गया? ये सब आपकी छोटी बहू वंशिका की करामात है मम्मी जी। दिन भर कुछ न कुछ काम होता है उसे रसोई में। पानी भी उबाल कर पीती है, कभी काढ़ा कभी चाय, कभी कुछ तो कभी कुछ। अब इतना गैस खर्च करेगी तो जल्दी खत्म तो होगा ही ना। बस करिए भाभी, एक मौका नहीं छोड़ती आप मेरे खिलाफ मम्मी जी के कान भरने का। सिर्फ मैं ही काम करती हूँ क्या रसोई में? आप नहीं करती? चिंटू और पिंकी को शाम को 2-2 बार स्नैक्स बनाकर कौन खिलाता है? और आपके मैनिक्योर के लिए भी तो पानी इसी चूल्हे पर गर्म होता है। अब इतना सब कुछ होगा तो सिलेंडर तो खत्म होगा ही। अच्छा, जैसे मैं ही सब कुछ करती हूँ। सारी गलती मेरी ही है, तुम तो कुछ करती ही नहीं, है ना? मम्मी जी, आप इसकी बात बिल्कुल मत सुनिए। पहले तो ये हर वक्त फिजूल गैस चलाकर सिलेंडर खत्म कर देती है और फिर पूछने पर झूठे बहाने भी बनाती है। हद हो गई है। इससे कह दीजिए मम्मी जी, जरा संभल जाए। घर का बजट बिगड़ता है ऐसे। फिर नीरज मुझे सुनाते हैं, इसे तो कोई कुछ नहीं कहता, ये तो महारानी है, सब मुझे ही सुनाते हैं। अरे बस करो तुम दोनों, कुछ भी बोलो, बस क्लेश कर देती हो। ये घर है कोई अखाड़ा नहीं जो हर वक्त लड़ती रहोगी। कितनी बार समझाया है कि मिलजुल कर प्यार से रहा करो, पर तुम दोनों पर तो जैसे कोई असर ही नहीं होता। हद होती है किसी बात की। मैं कहाँ लड़ रही हूँ मम्मी जी? शुरू तो भाभी ने किया था, वो ही आपके कान भरती रहती है मेरे खिलाफ। अच्छा, और तुम तो बिल्कुल सती सावित्री हो, तुम तो कुछ करती ही नहीं, है ना? मम्मी जी समझा दीजिए अपनी छोटी बहू को, मुझसे ज्यादा जबान ना लगाए, वरना अच्छा नहीं होगा। देखो, मेरे सर पर खड़ी होकर इस तरह चिल्लाना बंद कर दो तुम दोनों। मैं नीरज से कह देती हूँ सिलेंडर भरवाने के लिए, पर तब तक तुम दोनों अपना मुंह बंद रखो। कितनी बार कहा है, एक दूसरे को दोष देने के बजाय खुद पर ध्यान दो तो सारी समस्या ही दूर हो जाए। लेकिन नहीं, इन्हें तो बस झगड़ा करना है, क्लेश मचाना है। तंग आ गई हूं मैं रोज रोज की इस महाभारत से। एक तो वैसे ही चाय के बिना सर में दर्द हो रहा है, ऊपर से तुम दोनों शुरू हो गई। अरे सास ससुर का कुछ तो लिहाज रख लिया करो। ऐसा कहकर सुषमा जी तो वहाँ से चली जाती हैं और रितिका और वंशिका एक दूसरे को गुस्से से घूरती रहती हैं। शर्मा जी के परिवार में अब ये रोज की महाभारत हो गई थी। एक ही सिलेंडर था घर में और हर दिन दोनों बहुओं में इस बात को लेकर लड़ाई होती थी कि कौन सिलेंडर ज्यादा खर्च कर रहा है। दोनों एक दूसरे पर इल्जाम लगाती और दोनों के झगड़े से हार मानकर आखिर में सुषमा जी को खुद ही रसोई में जाना पड़ता। ऐसी ही एक शाम घर पर मेहमान आने वाले होते हैं। सुषमा जी अपनी दोनों बहुओं को बुलाकर कहती हैं, अरे रितिका, वंशिका, जरा यहाँ तो आना। कहाँ हो तुम दोनों? जी मम्मी जी, कुछ चाहिए आपको? बताइए मम्मी जी, क्या काम है? अरे बेटा, आज ना वो मेरी दूर की ननद शीला और उनका बेटा राहुल और बहू नैना हमारे यहाँ नाश्ते पर आने वाले हैं। तुम दोनों ऐसा करो, मिलकर कुछ अच्छा सा नाश्ता तैयार कर लो। और हाँ देखो, उनके सामने तुम दोनों अपना झगड़ा लेकर मत बैठ जाना, वरना नाक कट जाएगी मेरी। रितिका सर झुकाकर कहती है, जी मम्मी जी, जैसा आप कहें, अभी बना देती हूँ नाश्ता। पर तभी वंशिका कहती है, सुन लिया ना भाभी आपने, मम्मी जी ने क्या कहा? अब मेहमानों के सामने मुझसे उलझना मत आप, वरना फिर मैं भी चुप नहीं रहूंगी। मैं कहाँ उलझती हूँ तुमसे? वो तो तुम ही हो जो हर बात में टांग अड़ाती हो। अरे मैं बड़ी हूँ तो जो कहती हूँ कर लिया करो ना। हर बात पर अपनी मनमानी करना जरूरी है क्या? पर नहीं, सुननी ही नहीं है किसी की। अब बात नहीं मानोगी तो मैं तो बोलूंगी ही ना। आप बड़ी हैं तो क्या सांस भी आपसे पूछ कर लूंगी? अरे मेरी भी कोई मर्जी है, और वैसे भी आप तो सिर्फ अपना अपना सोचती हैं। आपके हिसाब से चलने लगी तो मेरी तो सारी इच्छा ही मर जाएगी। देख लीजिए मम्मी जी आप भाभी को, कैसे हर बात पर मुझे ही सुनाती रहती हैं। अच्छा, ऐसी कौन सी इच्छा मार दी मैंने तुम्हारी
कल सुबह नाश्ते के वक्त तुमसे यही तो कहा था ना कि वंशिका पकौड़े मत बनाओ, गैस जल्दी खत्म हो जाएगा। तेल में फ्राई करने में गैस की खपत ज्यादा होती है। पोहा ही बना लो, सब वही खा लेंगे। इसमें क्या गलत कहा मैंने? पर तुमने तो बात का बतंगड़ बना दिया। कहने लगी मैं जलती हूँ क्योंकि तुम्हारे बनाए पकौड़ों की सभी बहुत तारीफ करते हैं। हाँ तो रोज रोज पोहा कौन खाता है नाश्ते में? नाश्ते में कुछ अच्छा तो बनना ही चाहिए ना। मेरे मायके में तो नाश्ते में हर रोज एक नई डिश बनती थी। और जलती तो है ना आप। कहाँ भाता है आपको कि कोई मेरी तारीफ करे? इस पर रितिका और भड़क जाती है और कहती है तो क्या अब तुम अपने मायके की चलाओगी यहाँ? देख रही हैं आप मम्मी जी, इसे अपने मायके की चलानी है ससुराल में। कैसी बदतमीजी कर रही है। बड़े छोटे का तो कोई ख्याल ही नहीं है इसे। जब देखो जबान लड़ाती रहती है। यही सीख कर आई है अपने मायके से। मेरे मायके पर मत जाइए भाभी, वरना बोलना मुझे भी आता है। जब मैं आपके मायके वालों के बारे में बोलने लगूंगी तो सुन नहीं पाएंगे आप। उन दोनों की बहस सुनकर सुषमा अपना सर पकड़ लेती है। वो झल्ला कर कहती है अरे बस भी करो अब। अभी अभी तुम दोनों को लड़ने से मना किया और अभी अभी तुम दोनों फिर शुरू हो गई। हद होती है किसी बात की। ये बताओ नाश्ते में क्या बना रही हो? मेहमानों को कुछ खिलाओगी तुम दोनों या बस अपने झगड़े से ही पेट भरोगी उनका? ये सुनकर रितिका कहती है मम्मी जी सैंडविच बना लेती हूँ, नाश्ते में सबको पसंद भी आएगा और ज्यादा गैस जलाने का काम भी नहीं है। कुछ तो बचत हो गैस की। नहीं नहीं मम्मी जी, मैं तो कहती हूँ समोसे बना लेते हैं। बाहर बारिश का मौसम है, ऐसे में समोसे और चाय ही सही रहेंगे। सैंडविच ऐसे मौसम में किसी को पसंद नहीं आएगा। देख लीजिए मम्मी जी, मैंने कहा था ना आपसे, गैस जल्दी खत्म होने के पीछे इसी का हाथ है। अब तो मानेगी ना आप भी? इसे ही सारा दिन तला भुना खाना होता है। अब ऐसे में गैस तो जलेगा ही। बजट बिगड़े तो बिगड़े, इसे क्या? इसे तो बस अपने शौक पूरे करने हैं। बस भाभी आप बहुत ज्यादा बोल रही हैं। मैंने नाश्ते में समोसे का आइडिया मेहमानों के लिए दिया है, अपने लिए नहीं। और एक बार फिर रितिका और वंशिका में बहस छिड़ जाती है। सुषमा जी परेशान होकर कहती हैं अरे मैं हाथ जोड़ती हूँ तुम दोनों के आगे। बस करो अब तुम दोनों को कुछ नहीं बनाना पड़ेगा। मैं खुद ही नाश्ता बना लूंगी। जब देखो महाभारत शुरू कर देती हो। ये कहकर सुषमा जी रसोई में चली जाती हैं और मेहमानों के लिए नाश्ता बनाने लगती हैं। थोड़ी देर में मेहमान भी आ जाते हैं। अरे शीला जी आइए बैठिए। अरे राहुल बेटा, बड़े दिनों बाद याद आई मामी की। नैना बेटा बैठो ना। जी मामी, बस आज छुट्टी थी ऑफिस की तो सोचा मम्मी के साथ मैं भी आपसे मिलने आ जाऊं। हाँ बेटा, बहुत अच्छा किया। बचपन में तो कितना आया करता था, अब तो काम की वजह से मिलना ही नहीं हो पाता तुझसे तो। हाँ राहुल भैया, कभी कभी आ जाया करिए नैना को लेकर, उसे भी अच्छा लगेगा। हाँ और क्या, अरे उसे भी तो पता चले उसकी 2 और जेठानियां भी इसी शहर में रहती हैं। मिलना जुलना बना रहे तो मन लगा रहता है। सभी लिविंग रूम में सोफे पर बैठ जाते हैं और बातें करने लगते हैं। तभी सुषमा रसोई में जाती हैं और सबके लिए पानी लेकर आती हैं। अरे भाभी, ये मैं क्या देख रही हूँ? 2 बहुओं के होते हुए आप ये सब क्यों कर रही हैं? इनके पैरों में क्या मेहंदी लगी है? हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता। नैना के रहते मजाल है कि मुझे खुद उठकर कुछ भी लेना पड़े। सुषमा अपने घर के झगड़े शीला को नहीं बताना चाहती थी। वो हंसकर बात को टालते हुए कहती है अरे नहीं जी, ऐसी बात नहीं है। बहुएं तो मेरी भी बहुत होशियार है। पूरे घर का काम इन्होंने ही संभाल रखा है। पर वो क्या है ना, बैठे बैठे पैर अकड़ जाते हैं मेरे। तो मैंने सोचा थोड़ा चलना फिरना करूंगी तो सही रहेगा, इसलिए बस तुम सबके लिए पानी खुद जाकर ले आई। बाकी नाश्ता तो मेरी बहुओं ने ही बनाया है। जाओ बेटा, रसोई से चाय नाश्ता ले आओ। भाभी से कह दीजिए मम्मी जी नाश्ता लाने को, वरना ये मुझ पर फिर से इल्जाम लगाएंगी कि रसोई में जाकर मैंने गैस खत्म कर दिया। अब तो मैं रसोई में कदम भी नहीं रखूंगी। तो इसमें झूठ क्या कहा मैंने? जो सच है वही तो बोलती हूँ। फिर भी अगर इतना बुरा लगता है मेरी बात का, तो आज के बाद मैं भी रसोई में कदम नहीं रखूंगी। तभी सुषमा जी धीमी आवाज में गुस्से में दांत पीसते हुए दोनों बहुओं से कहती हैं अरे कुछ तो सोच समझ कर बोला करो। कहा था ना तुम दोनों को, मेहमानों के सामने नाक मत कटवाना मेरी। शीला जी क्या सोचेंगी तुम दोनों को ऐसे लड़ता देखकर। अब चुपचाप जाओ और जाके चाय नाश्ता लेकर आओ।
और दोनों बहुएं मुंह बनाते हुए रसोई में चाय नाश्ता लेने चली जाती हैं। तभी शीला कहती है, अरे भाभी, आप तो कहती थी कि आपकी दोनों बहुएं बड़ी समझदार हैं, पूरा घर संभाल रखा है, पर ये दोनों तो बहुत तेज लग रही हैं। ऐसे लड़ रही हैं जैसे कई जन्मों की दुश्मन है। गलती करती मैंने तो नैना को यहाँ लाकर, कहीं इनके रंग ढंग सीख लिए इसने भी तो हमारे घर का भी बेड़ा गर्क हो जाएगा। कैसे झेलती हैं आप इन लड़ाकू बिल्लियों को। सुषमा बेचारी क्या कहती, वो चुप रहती है। तभी दोनों बहुएं चाय नाश्ता लेकर आती हैं। लीजिए बुआ जी, नाश्ता कीजिए। अरे नैना, तुम भी लो ना। राहुल भैया, लीजिए ना, एक समोसा तो और लीजिए। तभी वंशिका फिर कहती है, देखा भाभी आपने, मम्मी जी ने भी मेरी बात मानकर समोसे ही बनाए हैं नाश्ते में। आपका सैंडविच वाला आइडिया तो उन्हें भी समझ नहीं आया। मैं तो पहले ही बोल रही थी, मेरे आइडिया तो होते ही कमाल के हैं। ये सुनकर शीला हैरान रह जाती है और सुषमा से कहती है, भाभी, आप तो कह रही थी कि नाश्ता रितिका और वंशिका ने बनाया है, पर वंशिका तो कह रही है कि ये समोसे आपने बनाए हैं। दो बहुओं के रहते हुए भी घर का सारा काम आप ही करती हैं क्या भाभी? ये तो बड़ी ज्यादती है आपके साथ। अब सुषमा से कुछ कहते ही नहीं बन रहा था। बेचारी क्या कहती कि उनके घर में तो रोज दोनों बहुओं की महाभारत सुनकर ही सबका पेट भर जाता है। थोड़ी देर बाद शीला कहती है, अच्छा भाभी, अब हम चलते हैं। अगर और ज्यादा देर यहाँ रुके तो नैना को भी आपकी बहुओं की हवा लग जाएगी। ये कहकर शीला वहां से चली जाती है। सुषमा अपनी किस्मत पर माथा पीट कर रह जाती है। अगले दिन सुषमा दोनों बहुओं को बुलाकर कहती है, देखो रितिका और वंशिका, तुम दोनों अब रसोई का कोई काम नहीं करोगी। रसोई का सारा काम मैं ही कर लिया करूंगी। बस तुम दोनों बाजार जाकर सब्जियां ले आओ। सुषमा की बात मानकर रितिका और वंशिका सब्जी लाने चली जाती हैं और सब्जी बाजार में रितिका वंशिका से कहती है, वंशिका, सब्जी ऐसी लेना जिसे पकने में ज्यादा वक्त ना लगता हो, वरना फिर गैस की खपत ज्यादा होगी और महीना खत्म होने से पहले ही गैस खत्म हो जाएगा। भाभी, मैंने तो परवल और पत्ता गोभी ली है। लो, कर लिया सत्यानाश। दोनों ही देर से पकने वाली सब्जियां ली हैं तुमने। अरे थोड़ी तो अक्ल इस्तेमाल किया करो वंशिका, ऐसे कैसे चलेगा? हर बात पर मुझे सुनाना बंद कीजिए भाभी आप। मैंने अपनी पसंद की सब्जी क्या ले ली, आपको तो मिर्ची लग गई। अरे ऐसा भी क्या पाप कर दिया मैंने, अपनी पसंद की सब्जी ही तो ली है। अरे तो जल्दी पकने वाली सब्जियां नहीं हो सकती क्या तुम्हारी पसंद की? बस फिजूल गैस जलाने का बहाना चाहिए तुम्हें तो। हद होती है किसी बात की। बस बहुत बोल लिया भाभी आपने। आज तो फैसला होकर रहेगा। मुझे यही सब्जियां पसंद है और आज रात के खाने में यही सब्जियां बनेंगी। एक बार फिर रितिका और वंशिका में जंग छिड़ गई थी। सब्जी मंडी में भी सभी लोग उन दोनों के झगड़े का तमाशा देखने लगे। ये सब सुषमा की पड़ोसन रमा ने भी देखा था। अगले दिन वो सुषमा के घर आती है। अरे आओ आओ रमा, आज कैसे आना हुआ? फुर्सत मिल गई घर के काम से। अरे हाँ बहन, बहुत दिन हो गए थे तुमसे मिलकर बातें किए, तो सोचा हो आऊं। ये तो बहुत अच्छा सोचा तुमने। और बताओ कैसा चल रहा है सब? मेरा तो सब ठीक है, तू अपनी सुना, तेरा कैसा चल रहा है? तेरी बहुएं तो कल सब्जी मंडी में ऐसे लड़ रही थीं जैसे कई जन्मों की दुश्मन हो। जब बाजार में ये हाल था इनका तो घर पर क्या करती होंगी? हाय, सब्जी मंडी में भी तमाशा बना दिया इन दोनों ने। मेरी इज्जत तो मिट्टी में मिला रखी है दोनों ने। अब क्या बताऊं बहन, इनका तो रोज का है। रोज महाभारत होती है हमारे घर में। कोई काम बोलो और ये दोनों शुरू हो जाती हैं। बस तंग आ चुकी हूं मैं तो अब। और ये कहते हुए सुषमा ने अपनी बहुओं की सारी करतूत रमा को बता दी। रमा थोड़ी देर सोचती रही और फिर कहती है, अच्छा तो ये बात है, तो झगड़ा सिलेंडर का है। वैसे एक बात कहूँ बहन, मुझे तो लगता है असली झगड़ा सिलेंडर का नहीं है, काम से बचने का बहाना है। अरे गर्मी आ गई है ना, तो दोनों में से कोई भी किचन में नहीं जाना चाहती होगी, इसलिए गैस खत्म ना हो जाए ये बहाना बनाकर काम से बचती रहती हैं। हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तो अब क्या करें बहन, कैसे खत्म करें इनका झगड़ा? बस किसी तरह से रोज रोज का क्लेश खत्म हो जाए। तो फिर सुन, मेरे पास एक टॉप क्लास की तरकीब है। इससे इनका झगड़ा भी खत्म हो जाएगा और काम भी चलता रहेगा। वो क्या बहन?
और फिर रमा ने सुषमा के कान में एक ऐसी तरकीब बताई कि सुषमा एकदम से खुश हो गई। अरे वाह रमा, ये आइडिया तो बहुत अच्छा है, लगता है काम करेगा। अरे रमा के पास हर मर्ज की दवा है। अच्छा बहन, अब मैं चलती हूँ, फिर मिलेंगे। और रमा चली जाती है। शाम को हर दिन की तरह ही खाना बनाने से ठीक पहले दोनों बहुओं में फिर से महाभारत शुरू हो जाती है। वंशिका, ये सब्जी तो नहीं बनेगी। मैंने कह दिया मतलब कह दिया। भाभी, आप इस तरह मुझ पर हुक्म नहीं चला सकती। ये घर मेरा भी है, यहाँ सिर्फ आपकी नहीं चलेगी, कुछ बातें मेरी भी माननी होगी। बड़ी आई बातें मनवाने वाली। हाँ, देखती हूँ आज कैसे करती हो तुम अपने मन की। दोनों बहुएं लड़ने में मशगूल थीं कि तभी सुषमा जी दोनों बहुओं को बुलाकर कहती हैं, रितिका, वंशिका, देखो ये तुम्हारे रोज रोज के झगड़ों का एक हल है मेरे पास। ऐसा करो, आज खाना घर पर बनाओ ही मत। और आज क्या, मैं तो कहती हूँ रोज ही घर पर खाना मत बनाओ, खाना बाहर से आएगा। क्या सच मम्मी जी? अगर ऐसा हुआ तो गैस खत्म होने की प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी। अरे पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो तुम दोनों। खाना बाहर से आएगा, लेकिन उसके पैसे तुम दोनों के जेब खर्चों से कटेंगे। बोलो, मंजूर है ना? अब तो रितिका और वंशिका दोनों की हालत खराब हो जाती है। मैं क्या कह रही थी मम्मी जी, खाना घर पर ही बना लेते हैं, और अगर वंशिका को अपनी पसंद का खाना बनाना है तो मुझे प्रॉब्लम नहीं है। नहीं नहीं भाभी, जो भी आपको ठीक लगे वही बना लेते हैं, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो सब खा लेती हूँ। नहीं नहीं वंशिका, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही सुना दिया। तुम अपनी पसंद की सब्जी बना लिया करो। नहीं भाभी, आप क्यों माफी मांग रही हैं? गलती तो मेरी है, मैं ही छोटी होकर भी इतनी जबान लड़ाती हूँ आपसे। मुझे माफ कर दीजिए, अब से ऐसा नहीं होगा। उन दोनों के बदलते रंग देखकर सुषमा देवी को हंसी आ जाती है और इस तरह दोनों बहुओं को अक्ल आ जाती है। वर्मा परिवार का मुखिया प्रदीप था और वो अपनी पत्नी चित्रा और बेटे रोहन के साथ रहा करता था। उनके परिवार में कमी थी तो बस एक बहू की, और वो कमी तब पूरी हुई जब रोहन की शादी हुई। गौरी वर्मा परिवार में बहू बनकर आई, लेकिन पहले दिन उसे जो अनुभव अपने ससुराल में हुआ उसकी उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। शादी वाले दिन घर में प्रवेश करते हुए, आओ आओ गौरी, कलश पर पैर मारकर घर में प्रवेश करो जल्दी। अरे देखो तो सही, रोहन को कितनी जल्दी हो रही है बहू को घर में लाने की। अरे नहीं आंटी, ऐसा कुछ नहीं है, वो भी थक गई है ना, तो गृह प्रवेश के बाद थोड़ा आराम कर लेगी। हाँ हाँ बेटा, अब तुम हमें मत सिखाओ, ये बाल धूप में सफेद नहीं हुए। ये सुनकर सभी हंसने लगते हैं और गौरी कलश पे पैर लगाने ही जा रही थी कि तभी अचानक लाइट चली जाती है। चित्रा गौरी को रोकते हुए कहती है, रुक जाओ, अभी तुम अंदर नहीं आ सकती। अरे क्या हो गया मम्मी, आप ऐसा क्यों कर रही हो? देखो तो कितना थक गई है, और उस पर अभी और रुकने को कह रही हो। अरे तुझे दिख नहीं रहा लाइट चली गई है? अंधेरे में गृह प्रवेश नहीं करा सकते, अब शगुन होता है। अब जब तक लाइट नहीं आएगी बहू घर में नहीं आ सकती। अरे मम्मी, आप भी क्या बोलती हैं? अच्छा तो ऐसा करो, एक मोमबत्ती जला लो, वरना लाइट का तो कुछ पता नहीं कब आएगी, तो हम लोग कब तक यहाँ खड़े रहेंगे? कम से कम गौरी का तो सोचो। तुम लोग नहीं, सिर्फ बहू। तुम तो यहीं रहते हो, बहू पहली बार आ रही है। और हाँ, मोमबत्ती से काम नहीं चलेगा, क्योंकि गृह प्रवेश के समय लाइट गई है, तो ये एक अपशगुन है। अब जब तक लाइट नहीं आ जाती तब तक गृह प्रवेश नहीं होगा। बाकी सभी अपने अपने काम करो, लेकिन बहू लाइट आने के बाद ही इस घर में आएगी। पापा, मम्मी को समझाओ ना, ये सब क्या बात कर रही है? लाइट जाने और आने से क्या लेना देना? ना बेटा ना, मैं तो ना समझा सकता, और तुझे भी मालूम है कि इन मामलों में तेरी माँ की ही चलती है। तू ही कोशिश कर ले समझने की, अगर मान जाए तो। अरे इतने भी क्या चिंता कर रहा है बहू की? एक कुर्सी डाल दे, बाहर बैठ जाएगी लाइट आने तक। और तू ना अभी से बहू के आगे पीछे घूमेगा तो पड़ोसी तो बोलेंगी कि जोरू का गुलाम है। माँ कुछ भी मत बोलो। और गौरी, तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है ना बाहर थोड़ी देर इंतजार करने में? क्योंकि माँ को समझाना इम्पॉसिबल है। जी नहीं, मैं यहाँ बैठ जाऊंगी, आप चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। गौरी ने ना तो बोल दिया और रोहन ने उसे कुर्सी लाकर बिठा भी दिया, पर मन ही मन गौरी सोच रही थी, ये मैं कैसे ससुराल में आ गई हूँ, और मुझे कैसे सास मिल गई है जो इतनी अंधविश्वासी है। अब क्या होगा मेरा? घर के बाहर बैठे बैठे करीब आधे घंटे बाद लाइट आती है और गौरी का गृह प्रवेश होता है।
आओ बहू, आज तक मैं यहाँ काम करती थी, अब तुम्हें भी यहीं से लोगों की सेवा करनी है। आज से ये रसोई तुम संभालो और अपने हाथों से कुछ मीठा बनाकर खिला दो। पर माँ जी यहाँ तो बर्तन ही नहीं है, बिना बर्तन के कैसे बना पाऊंगी? रोहन, लगता है तुम्हारी बहू की नजर कमजोर है। अरे बहू, वो तो रहे बर्तन। ये तो सिर्फ गिनती के 4 बर्तन है, एक पतीला, एक प्लेट, एक चम्मच और एक कटोरी। भला इसमें कैसे खाना बनेगा? हाँ तो बहू, ये घर है, कोई टेंट हाउस नहीं जहाँ सैकड़ों बर्तन हो। इतने बर्तन काफी है खाना बनाने को। और वैसे इतने सालों से मैं भी इन्हीं में खाना बनाती आ रही हूँ, मुझे तो कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। पर माँ जी। अरे बहू, फालतू की बहस ना आकर, हमारा इतने में चल जाता है। अब जब काम चल रहा है तो क्या जरूरी है फालतू खर्चा करके बर्तन भरने की। कम बर्तन होंगे, जल्दी धुल जाएंगे और काम भी कम होगा करने को। इसलिए हम इन्हीं 4 बर्तनों को चला रहे हैं। और तुम्हें भी ना बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ना है, सिर्फ काम करो। चलो ठीक है माँ जी, तो बनाना क्या है ये भी आप ही बता दो, क्योंकि मुझे तो समझ में नहीं आएगा 4 बर्तन में क्या बनाऊं। एक काम करो, मीठा रहने दो। अब तो खाने का वक्त हो गया है, तो तुम छोले चावल ही बना दो। अब जल्दी बनाना, हाँ, बहुत भूख लग रही है। हे भगवान, छोले और चावल 2 अलग अलग चीज़ें एक पतीले में कैसे बनाऊंगी मैं? और छोले बनाने के लिए तो प्रेशर कुकर चाहिए होगा। खैर कोशिश करती हूँ, अब सासू माँ ने कहा है तो करना तो पड़ेगा। अरे किस सोच में डूब गई? जाओ जल्दी जाकर खाना बनाओ, पेट में चूहे कूद रहा है। नहीं कुछ नहीं माँ जी, अभी बनाती हूँ। मैं बस ये सोच रही थी कि कैसे जल्दी से खाना बना पाऊँ। कोई नहीं, मैं कोशिश करती हूँ जल्दी बनाने की। गौरी किचन में जल्दी जल्दी उन्हीं 4 बर्तन में खाना बनाना शुरू कर देती है, लेकिन काफ़ी कोशिश के बाद भी उससे पतीले में छोले नहीं बन पाते और वो उदास मन से चित्रा के पास जाती है। माँ जी माफ़ करना, लेकिन मुझे पतीले में छोले बनाना नहीं आता। अरे बहू, ये क्या कह रही हो? ये तो बहुत सिंपल सा काम था और तुम्हें नहीं आता? बताओ क्या सिखा के भेजा है फिर तुम्हारी माँ ने? माँ अभी वो नई है, धीरे धीरे सीख जाएगी, उसको थोड़ा टाइम तो दो। हाँ ठीक है, जाओ जो आता है वही बना लो, अब जो कच्चा पक्का मिलेगा वही खा लेंगे। गौरी उदास मन से पतीले में दाल बना लेती है। अगली सुबह प्रदीप जगते ही गौरी से चाय का कहता है। बहू चाय बना कर ले आओ, सुबह हो गई है। चाय कब तक मिलेगी? जी पिताजी, बस बना रही हूँ। रात वाली दाल गरम करके ले आओ जल्दी, मुझे ऑफिस जाने में देर हो रही है, थोड़ा जल्दी करना। अच्छा जी, बस 2 मिनट में लेकर आती हूँ। ठीक है, तब तक मैं तैयार हो रहा हूँ। हे भगवान, अब मैं पहले चाय बनाऊँ या दाल गरम करूँ? एक ही तो पतीला है, दाल कटोरी में गरम करूँगी तो कटोरी खराब हो जाएगी। एक समय में भला 2 काम कैसे होंगे? गौरी किचन में खड़ी खड़ी ये सब सोच रही थी कि तभी पीछे से चित्रा आती है और जोर से चिल्लाते हुए कहती है, हाय राम, बहू तो क्या कर रही है? मनहूसियत क्यों फैला रही है घर में? अरे मैंने क्या किया माँ जी, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? अरे किचन माता अन्नपूर्णा का स्थान है, यहाँ काम किया जाता है। ऐसे बिना कुछ किए किचन में खड़े रहने से मनहूसियत फैलती है घर में। अरे बहू, मायके से कुछ गुण भी लेकर आई हो या नहीं है? बताओ तो, तुम्हें ये तक मालूम नहीं? ओह सॉरी माँ जी, मैं अभी काम करती हूँ। मैं बस यही सोच रही थी कि कौन सा काम पहले करूँ, और वैसे हमारे घर में तो ऐसा कुछ नहीं था कि किचन में खड़े होकर सोच भी नहीं सकते। सोचने का काम किचन से बाहर जाकर किया करो। और यह घर मेरा है और मेरा ये मानना है कि खाने की जगह पर सिर्फ खाना बनाने का ही काम करना चाहिए, ना कि सोचने का। जी माँ जी, जैसा आप कहें। एक तो ये 4 बर्तनों की दिक्कत, ऊपर से सासू माँ का अंधविश्वास। गौरी 2 ही दिन में तंग आ चुकी थी। वो शाम में बाजार जाती है और एक प्रेशर कुकर, एक पतीला, 2 प्लेटें और कुछ चम्मच ले आती है ताकि गौरी खाना आसानी से और जल्दी से बना सके। इतना सारा सामान देकर चित्रा पूछती है, अरे बहू कहाँ गई थी? ये इतना सामान क्यों लेकर आ गई? माँ जी मैं बर्तन लेकर आई हूँ, ये देखिए, अब ना सारे काम जल्दी और आसानी से हो जाएंगे। सुंदर है ना बर्तन माँ जी? हाय बेड़ा गर्क कर दिया तूने बहू, ये क्या किया? ऐसे तो हम लुट जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। आज तक इस घर में जो नहीं हुआ तूने यहाँ आते ही कर दिया। न जाने अब क्या होगा मेरे इस घर का हाल। अरे क्या हो गया मम्मी, आप ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो? क्या बात हुई? मैंने तो कुछ भी नहीं किया, न जाने माँ जी ऐसे क्यों चिल्ला रही हैं। अरे कुछ नहीं किया,
भगवान, देखो कहती है कुछ भी नहीं किया। एक तो ये बर्तन लेकर आई है, ऊपर से कह रही है मैंने कुछ नहीं किया। इससे बड़ा कोई अनर्थ बाकी है क्या? अरे वो भी कर ले। अरे तो इसमें क्या हो गया? और ऐसा मैंने क्या ही कर दिया जो आप ऐसे कह रही हो? बर्तन लेने में कौन सा अनर्थ कर दिया मैंने? ला कर लो बात। कहती है इसमें क्या हो गया? इसके बाद इस घर को बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता, और ये कह रही इसमें क्या हुआ? मम्मी मम्मी आप शांत हो जाओ पहले। उसे हमारे घर के बारे में कैसे पता होगा भला? मैं उसे समझाता हूँ। देखो गौरी, दरअसल हमारे परिवार में पहले बहुत दिक्कतें रहती थी। कोई ना कोई बीमार रहता था, पैसों की भी परेशानी थी। तब एक पंडित जी ने मम्मी को बताया था कि अगर हमारे घर में सिर्फ 4 बर्तन रहेंगे तो हमारे घर में सुख समृद्धि रहेगी, और अगर 5वां बर्तन आया तो फिर से वही सब होगा। और तब से आज तक माँ यही 4 बर्तन इस्तेमाल करती हुई आ रही है, जिस वजह से हमारे घर में सब ठीक है। ओह, मुझे माफ़ कर दीजिए मम्मी जी, मुझे ये सब पता नहीं था, वरना मैं ऐसा कुछ भी नहीं करती। ये बर्तन वापस करके आ अभी के अभी, बिना एक भी मिनट गवाए। ठीक है मम्मी जी, अभी जाकर वापस कराती हूँ। ये कहकर गौरी बर्तन लेकर घर से बाहर आ जाती है और मन ही मन सोचती है, मम्मी जी का अंधविश्वास तो अलग ही चरण पर पहुंचा हुआ है। मुझे कुछ करना पड़ेगा अब। इससे ज़्यादा अंधविश्वास मैं नहीं झेल पाऊंगी। अब माँ जी के ऊपर से अंधविश्वास का भूत तो उतारना ही होगा। गौरी अपनी परेशानियों की जड़ को समझ चुकी थी और वो था उसकी सास का अंधविश्वास। अब उसे इसका हल निकालना था। आज माँ जी को थोड़ा भूखा रखना पड़ेगा, तभी इन्हें बर्तनों की ज़रूरत समझ में आएगी। गौरी अपनी सास को एक टॉफ़ी के नाम पर एक गोली खिला देती है, जिससे उसका पेट खराब हो जाता है। हाय राम, मैं मर गई। पता नहीं रात से मेरे पेट को क्या हो गया है। ए बहू, मूंग दाल की खिचड़ी बना दे, मैं और कुछ नहीं खा पाऊंगी। ठीक है माँ जी, लेकिन पहले मुझे इनके लिए और ससुर जी के लिए खाना बनाना है। वो दोनों अपना अपना खाना खा ले, तब उसके बाद ही बना पाऊंगी। अब आखिर हमारे पास बर्तन ही 4 है, तो कर भी क्या सकते हैं ना माँ जी। हाय, तो क्या तब तक मैं भूखी रहूं? अरे वैसे ही मेरा पेट खराब है, अगर टाइम से खाना नहीं मिला तो कमजोरी आ जाएगी। तो आप उन दोनों से कह दीजिए कि आज बाहर खा ले, मैं आपके लिए बना देती हूँ। नहीं तो पड़ोस से एक पतीला लाकर आपके लिए बना दूँ। आप ही बताओ मैं क्या करूँ? जैसा आप कहोगी वैसे ही करूँगी मैं। अरे नहीं नहीं नहीं, रहने दे, मैं भूख बर्दाश्त कर लूँगी। तू पहले दोनों के लिए खाना बना दे, उसके बाद मेरे लिए बना देना। गौरी जानबूझकर ज़्यादा देर लगाती है ताकि चित्रा परेशान हो जाए, पर वो तो भूखी बैठी रहती है। ये मेरी सासू माँ तो अंधविश्वास के चलते तब से भूखी बैठी हैं, लेकिन टच से मस्त नहीं हो रही हैं। मुझे कुछ बड़ा करना पड़ेगा, इनको ऐसे समझ में नहीं आएगा। अगले दिन गौरी माता रानी की पूजा करती है। वो प्रसाद भूल जाने के बहाने से उठती है और मेन स्विच से पावर ऑफ कर देती है। हे भगवान, ये तो अपशकुन हो गया। माता रानी को भोग भी नहीं लग पाया और लाइट भी चली गई। अब हम लोगों को इंतजार करना पड़ेगा। जब तक लाइट नहीं आएगी माता जी को भोग भी तो नहीं लगा सकते। रोहन, देख तेरी पत्नी अब धीरे धीरे सीख रही है। देखा तेरी माँ का कमाल, आखिर बहू आ ही गई लाइन पे। जी मम्मी, और ये सब ना आप ही कर सकती हो। मैं सीख नहीं रही हूँ, सिखा रही हूँ। अब आप देखते जाइए कि आगे आगे होता है क्या। अभी तो पिक्चर शुरू हुई है, आगे आगे देखो होता है क्या। वो लोग 1 घंटा बैठे रहते हैं, लेकिन लाइट नहीं आती। अरे भला आती कहाँ से? गौरी ने खुद ही तो स्विच ऑफ की थी। मम्मी मैं तो काम से जा रहा हूँ, पता नहीं लाइट कब आएगी। भाई मैं भी जा रहा हूँ। अरे लेकिन अपशगुन, इस अपशगुन के चक्कर में हम पूरा दिन यहाँ बैठ तो नहीं सकते ना। वो दोनों चले जाते हैं और सास बहू वहीं बैठी रहती हैं। पूरा दिन गुजर जाता है और लाइट नहीं आती। आखिरकार थक कर चित्रा कहती है, चल छोड़ बहू, माता रानी को भोग लगा दे और फिर खाना बना ले, बहुत देर हो गई है। नहीं नहीं माँ जी, मैं अपने घर पर कोई आँच नहीं आने दे सकती। पूजा के समय लाइट गई है, ये तो बहुत बड़ा अपशकुन हुआ ना। अब जब तक लाइट नहीं आ जाती तब तक कोई काम भी नहीं होगा। हाँ, बात तो तेरी सही है। रात हो जाती है। रोहन और प्रदीप वापस आ जाते हैं, लेकिन घर में कोई काम नहीं हुआ था। गौरी कोई काम होने भी नहीं देती। उन लोगों के बीच में तू मैं शुरू हो जाती है। झगड़ा होने लगता है तो गौरी कहती है, हे भगवान, ये क्या हो रहा है? मैंने तो अपशगुन होने के बाद कुछ भी नहीं किया, तो फिर हमारे घर में झगड़ा क्यों हो रहा है?
अरे ये लाइट जाना कोई अपशगुन होता है क्या जो उसे पकड़े बैठी हो? आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे मैंने कहा हो। अरे ये तो माँ जी का कहना है ना। अरे तुम्हारी माँ जी तो बड़ी अंधविश्वासी है, उसके जैसे तुम्हें दुनिया में कोई दूसरा नहीं मिलेगा। हाय राम, अब आप भी मुझे कहेंगे? मैंने तो इस घर की हमेशा भलाई चाहिए है। पंडित जी ने जैसा मुझे बताया मैंने वही सब किया ताकि इस घर में शांति बनी रहे। माँ जी मुझे लगता है हम लोगों से कुछ तो गलती हुई है, क्योंकि हमने तो सब सही करा लेकिन उसके बावजूद हमारे घर में क्लेश हो रहा है। गौरी सोच रही थी कि उसके ये सब कहने से चित्रा समझ जाएगी, लेकिन चित्रा फिर भी नहीं समझ पाती। वो आखिरकार पंडित जी को बुलवाने का फैसला करती है। नमस्ते पंडित जी, बैठिए। नमस्ते पंडित जी। खुश रहो खुश रहो। जाओ फटाफट भगवान को भोग लगा दो और मुझे भी दे दो ताकि मैं जाऊं। मुझे मिश्रा जी के घर जाना है। ओहो, वो तो बड़े अमीर लोग हैं, उनके यहाँ तो बहुत अच्छा भोग लगता होगा ना। हाँ इसीलिए तो कह रहा हूँ फटाफट काम करो फिर मैं जाऊँ। पर पंडित जी हमारे यहाँ तो 4 ही बर्तन हैं जिनमें एक ही पतीला है, जैसा कि आपने बताया था। मैंने बताया था? हाँ, आप ही ने तो कहा था ना, 5वां बर्तन इस्तेमाल किया तो नाश हो जाएगा। अरे ऐसे तो मुझे बहुत देर लग जाएगी, मुझे मिश्रा जी के घर जाना है। अरे वो सब पुरानी बातें हैं, छोड़ो उसे। जाओ पड़ोस से बर्तन लो और फटाफट खाना बनाओ। अरे पंडित जी, ऐसे तो मेरे घर का नाश हो जाएगा। पंडित जी कुछ न कुछ बहाने बनाते हैं, लेकिन वो लोग उसे जाने ही नहीं दे रहे थे। देखो तुम्हारे घर का नाश हो या ना हो, मेरा दिन जरूर बेकार हो जाएगा अगर मैं मिश्रा जी के घर नहीं पहुंचा। तुम्हें पता भी है वो क्या क्या देते हैं? भोग के साथ हजारों की दक्षिणा देते हैं वो। हाय राम, तो क्या आप ये सब पैसों के लिए कर रहे हैं? अरे मैं जा रहा हूँ, मैंने तो कुछ समय के लिए बताया था ये उपाय, तुम तो ये अंधविश्वास पकड़ कर ही बैठ गई। हाय, मैं मर गई। पंडित जी ये आप क्या बोल रहे हैं? पंडित जी चित्रा की बात का कोई जवाब नहीं देते और वहां से चले जाते हैं। मैं आज तक इस पंडित के बताए रास्ते पर चलती रही और ये चंद पैसों के लिए हमारा भोग ठुकरा कर चला गया। मेरे विश्वास को इसने अंधविश्वास कह दिया। आपके इस विश्वास को हर कोई अंधविश्वास कहता है, क्योंकि ये अंधविश्वास ही है। माँ जी, ऐसे पंडित लोग हमारे विश्वास का फायदा उठाते हैं। क्या आपको सचमुच लगता है कि इस तरह के उपाय करने से हमारे घर में सुख समृद्धि आएगी या भगवान की भक्ति करने से आएगी? भगवान की भक्ति से बेटा। हे भगवान तेरा धन्यवाद, आज तक जो मैं इसे ना समझा पाया वो इसकी बहू ने समझा दिया। तो इसी बात पर आज कुछ अच्छे पकवान बन जाए। पर घर में बर्तन तो सिर्फ 4 हैं। इन 4 बर्तनों की वजह से मेरे घर वालों को बहुत दिक्कत हुई है। मुझे माफ़ कर दो आप लोग। मेहनत करी मेरे बच्चे ने, मेरे पति ने, और मैं सारा श्रेय उसका इन बर्तनों को देती रही। चलो सबसे पहले बाजार जाकर बर्तन लेकर आते हैं और फिर अच्छे अच्छे पकवान बनाते हैं। चलिए माँ जी। ये कहानी शुरू होती है शिप्रा के घर से। शिप्रा का घर दिल्ली के चांदनी चौक में था। 80 साल पुराना मकान, खुली छत, आंगन, छत से झांकते ही बाहर भीड़ भाड़। ये चलती हुई बाजार शिप्रा के दिल को बहुत भाती थी। इसी घर में शिप्रा ने 2 बेटों को जन्म दिया और बड़ा किया। बड़े बेटे की शादी 5 साल पहले ही हो चुकी थी और दूसरे बेटे अमन की शादी 2 दिन पहले ही हुई थी। अपनी नई बहू को शिप्रा घर के सारे नियम समझा रही थी। इस घर को अपना ही घर मानना बेटा। तुम्हें लग रहा होगा कि मैं तुम्हें नसीहत दूंगी कि घर में कैसे क्या करना है, कितने बजे उठना है, कितने बजे सोना है। पर ऐसा कुछ मैं नहीं बोलने वाली। मैं तो बस चाहूँगी कि तुम इस ससुराल को जैसा भी तुम्हें मिला है अपने सपनों के ससुराल का रूप दो। बनाओ इसे, संजो इसे, क्योंकि ये तुम्हारा घर है बेटा। समझदार तुम खुद हो, तुम्हें खुद पता होगा कि किस वक्त क्या करने से घर सही से चलेगा। इसलिए मैं तुम्हें कुछ हिदायत नहीं दूंगी बेटा। आप जब मेरे पास आई ना तो मैं तो घबरा गई थी मम्मी जी। मुझे लगा न जाने आप क्या कहेंगी, पर आपने तो थैंक यू मम्मी जी। अपनी सास के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर प्रिया की तो आंखें भर आती है और वो अपनी सास के गले लग जाती है। मैं कोई सीधी सादी लड़की नहीं हूँ मम्मी जी कि सास ने 10 गालियाँ दे दी और मैंने सुन ली। पर मैंने सोचा था अगर मेरी सास मेरे से प्यार से रहेगी तो मैं उनके साथ 100 गुना ज़्यादा प्यार से रहूँगी, और अगर वो मेरी सास बनकर रहेगी तो मैं भी बहू बनने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगी। पर आप तो मेरी माँ बनकर मेरे सामने आई हैं, तो ये बेटी आपसे वादा करती है मम्मी जी, जब तक जिंदा हूँ मैं आपको कोई तकलीफ़ नहीं होने दूंगी। 4 दिन बाद
प्रिया आज पहली बार किचन में जाती है और सभी के लिए कुछ बनाती है। अरे बहू, मेहंदी का रंग तो कम से कम फीका पड़ने देती। चल ये आई रसोई में। है, मैं हूँ ना, देख लूँगी मैं, तू जा। मेरी मेहंदी का रंग तो अभी गाढ़ा ही है मम्मी जी। आपके बेटे की भी तो शादी थी, पर आपकी मेहंदी तो उतर गई, क्योंकि आप दिन भर कोई ना कोई काम करती ही रहती है। तो अब आप मुझे मत रोकिए, मैं भी रसोई संभालूंगी, हो गया आराम बहुत। और एक बेटी की तरह प्रिया अपनी सास को मेहनत करता देख खुद किचन में चली जाती है। कुछ देर बाद प्रिया सभी को नाश्ता परोसती है। नाश्ते के टेबल पर ये तो नया डिश बनाया है तुमने प्रिया, बड़ा स्वादिष्ट लगता है। क्या नाम है इसका? वड़ा पाव भैया, मुंबई की फेमस डिश है। बिजनेस को तो न जाने किसकी नज़र लग गई है, ग्राहक तो आते ही नहीं। ऐसी बात नहीं है पापा, कल तो 20 से ऊपर कस्टमर आए थे, पर सारे के सारे माल रिटर्न करने आए थे। आज सुबह मुझे रजनीश गारमेंट्स वाले का फ़ोन आया था। हमने जो जीन्स का स्टॉक वहाँ से उठाया था उसके 20 लाख अमाउंट ड्यू है। पार्टी ने पूरा आधा अमाउंट मांगा है, वो भी 2 दिन में, और कह रहा था कि पेमेंट नहीं आया तो अब से जीन्स का भेजना बंद कर देगा। इतना पुराना काम होता है हमारा रजनीश गारमेंट्स वालों से, फिर भी उन्होंने ऐसा बोला। मार्केट की जो हालत है, ऐसे में कैसे कोई पैसे भरे? क्यों नहीं, बिल्कुल भरा जा सकता है। पिछली बार आप लोगों ने वेस्टर्न स्टॉक डाला था और अभी है शादी का सीज़न, सभी की डिमांड ट्रेडिशनल ड्रेस की है। एक बार उधार पर ही सही ट्रेडिशनल स्टॉक डालो ना। अब आप बताएंगी ना कि कैसे दुकान चलानी है। पिछले 40 सालों से अग्रवाल टेक्सटाइल चला रहे हैं ये लोग मम्मी जी, पर मार्केट में तो ऊपर नीचे होता ही है। वही ना मम्मी, अब आप घर संभालो, वही आपके लिए सही है। मतलब आदमी पर पहले ही 20 लाख का कर्जा है, अब वो एक और महाजन खड़ा कर ले ट्रेडिशनल ड्रेस के लिए, और वो नहीं बिका तो क्या गारंटी है कि बिकी जाएगा? पर मम्मी जी ने गलत नहीं कहा, उनकी आइडिया में दम है, वी कैन ट्राई। तुम यहाँ नहीं हो ना, इसलिए ऐसा कह रही हो। शुरू शुरू में सभी को मम्मी की बातें बहुत अच्छी लगती है, फिर वक्त के साथ उन्हें अपनी गलती का पता चलता है। प्रिया के सामने सभी शिप्रा का बहुत मजाक उड़ाते हैं। प्रिया को समझ में नहीं आ रहा था कि सब ऐसा क्यों कर रहे हैं। अगली सुबह अपने कमरे से फ़ोन पर बात करती हुई निकिता बाहर आती है। तुम ना वो चौक के पास पहुंचो, मैं भी बस 5 मिनट में पहुंच जाऊंगी। कहाँ जा रही हो बहू? वो मुझे कुछ ज्वेलरी लेनी थी ना मम्मी, वहीं जा रही हूँ। इस टाइम शादी का सीज़न चल रहा है, अभी तो सोने का भाव 10,000 ज़्यादा चल रहा है। जब खराब टाइम लगे उस वक्त सोना लेना, घर पर 2 पैसे बच ही जाएंगे बहू। इसे कहते हैं बनिए का दिमाग। अगर आपके पास इतना नॉलेज था ही मम्मी, तो आप सुनार क्यों नहीं बन गई? हर चीज़ में ज्ञान देना ना बहुत आसान होता है, खास करके उसके लिए जो खुद कुछ ना कर रहा हो। तो आप ना मुझे मत सिखाइए मम्मी जी। और छोटी सी बात पर अपनी सास को इतना कुछ सुनाकर निकिता घर से बाहर चली जाती है। और कुछ ऐसा ही माहौल घर का प्रिया को हर रोज़ दिखाई पड़ता। फिर एक दिन प्रिया इस बारे में अपनी सास से बात करती है। ऐसा क्यों है मम्मी जी, यहाँ सब आपकी बात को इस तरह से काट क्यों देते हैं, और आप कुछ कहते क्यों नहीं? मैंने नोटिस किया है आपको तो हर चीज़ की नॉलेज है। मार्केट में किस चीज़ का कब क्या रेट, किस बिज़नेस को कैसे हैंडल करना, सब कुछ बिल्कुल सटीक। वो क्या है ना बहू, मेरा बड़ा मन था कोई बिज़नेस स्टार्ट करने का। मेरे पिताजी का कपड़े का कारखाना था, बचपन से ही मैं बिज़नेस संभालती आई हूँ, इसलिए दिमाग उधर ही जाता है। पर शादी के बाद तो तुम जानती हो, घर गृहस्थी और बच्चे अब जो बड़े हो गए, सास ससुर भी नहीं रहे, तो मन फिर वहीं जाता है। पर यहाँ घर पर ना सबको लगता है कि मैं बेफिजुल की बातें करती हूँ। क्या रियली? आप एक बिजनेसमैन की बेटी थी? पता है मम्मी जी, वहाँ मुंबई में एंटरप्रेन्योर की बहुत रिस्पेक्ट है, स्पेशली जब वो कोई फीमेल हो। और आप बिज़नेस करना चाहती हैं तो बिल्कुल कीजिए। मम्मी जी, आपको कल इस बारे में सबसे बात करनी चाहिए। मैं वहीं रहूँगी, डोंट वरी। पहले आपका कोई सपोर्ट नहीं करता था, पर आपकी ये बहू अब आपके पक्ष में ही है। और प्रिया की बात मानकर उसी दिन रात के खाने पर सभी के सामने शिप्रा अपने मन की बात कहती है, जिसे सुनते ही सबसे पहले जवाब उसके बेटे का यही आता है। दुकान में मंदी चल रही है मम्मी, हम सड़क पर नहीं आ गए जो आपको काम करने की सोचनी पड़ रही है। कितने पैसे चाहिए आपको, बोलिए? काम करके भी आप कमाई कितना लोगी? 15-20 हज़ार? ये लीजिए, मैं देता हूँ आपको 20 हज़ार। आप तो घर संभालिए मम्मी। जा तो अमन, कमरे से 20,000 लाकर अपनी माँ को देते हैं। न जाने इस उम्र में ये बिजनेस का भूत इसके सर पर कैसे चढ़ गया। पर कोई भी नया काम शुरू करने के लिए कोई उम्र ज़्यादा या कम थोड़ी ना होती है पापा जी।
और अगर मम्मी जी इस उम्र में बिजनेस करना चाह रही है तो गलत क्या है? मैं जब MBA कर रही थी तो हमारे साथ 40-50 साल के लोग भी MBA कर रहे थे। देख बहू, अगर ये बिजनेस की बात तू कहती तो मैं मान भी लेता, पर तेरी सास नहीं। नहीं बेटा, इसे मैं जानता हूँ, तो इसकी बातों में आना छोड़ दे, वरना एक दिन तेरा भी अच्छा खासा नुकसान हो जाएगा। और यही बात ध्यान में रखते ही अगले ही दिन प्रिया इडली सांभर बनाना शुरू कर देती है। अरे ये क्या कर रही हो तुम बहू? अब यहीं खड़ी हो मम्मी जी। हो गॉड, आपके नाम का तो स्टोर शुरू करने वाली हूँ मैं। और मालकिन को देखो पसीने में लथपथ खड़ी है। आप जल्दी से जाइए और अच्छे से तैयार होकर आइए। मैंने हमारे दुकान के स्टाफ से एक स्टॉल का इंतज़ाम करवा दिया है और उसे हमारे घर के आंगन में लगवा दिया है। इतना बड़ा घर, वो भी चांदनी चौक के मार्केट में, कब काम आएगा मम्मी जी? बस दरवाज़ा खोलने की देर है। इडली सांभर देखते ही लोगों की ये भीड़ टूट पड़ेगी। इतनी गर्मी में इडली हल्की भी रहेगी। शिप्रा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। वो प्रिया के सर पर हाथ फेरते हुए कहती है, मेरी बेटी, अभी जाती हूँ बेटा, अभी तैयार होकर आती हूँ। कुछ देर बाद, आइए आइए, शिप्रा की इडली सांभर खाइए। जो भी लड़की हो, कच्ची कमारी और ढूंढ रही हो वर, खा कर देखे मेरी बहू के हाथों का सांभर। बनानी हो पति की चटनी तो खाइए हमारी इडली चटनी। और इस तरह शिप्रा और प्रिया आवाज़ लगा लगा कर लोगों को बुलाने लगती है और दरवाजे से आता है पहला ग्राहक। इडली भेज रहे हो आप? अच्छा, एक प्लेट लगाना। जी जी बिल्कुल। शिप्रा फौरन इडली बनाकर सोनिया को देती है। कितना गीला सा है ये, नहीं रोहन? वही तो, बेकारी आ गई यहाँ। रुको, बॉस का कॉल आ रहा है। तो इसे पैक करवा लेते हैं, मेट्रो में खा लेंगे। अरे नहीं खा पाओगी, ड्राई चीज़ थोड़ी ना है, छोड़ो इसे, चलो। अरे सुनिए सर, मैम। और बिना पेमेंट किए वहीं डस्टबिन में इडली को फेंक कर सोनिया चली जाती है। कर लिया बिजनेस, हो गई इंसल्ट। और चलाइए MBA बहू और हाउसवाइफ सास का बिजनेस। पर प्रिया हार नहीं मानती और कोशिश करती रहती है। सुबह दोनों सास बहू मिलकर फ्रेश इडली बनाते, पर मुश्किल से 10 कस्टमर भी नहीं आते। मुझे समझना चाहिए था कि मार्केट की क्या डिमांड है मम्मी जी। इतनी हड़बड़ी में इडली का बिज़नेस स्टार्ट तो कर दिया, पर यहाँ तो कोई इडली खाना ही नहीं चाहता। रेस्टोरेंट में भी यहाँ कोई जाना नहीं चाहेगा, क्योंकि इतनी चलती हुई मार्केट है, लोग आते हैं, शॉपिंग करते हैं, निकलते हैं। समोसा और कचौरी की दुकानें हैं यहाँ पहले से ही। तो फिर क्या बनाऊँ मैं? वो तूने अपनी पहली रसोई में क्या बनाया था? वड़ा पाव? वो तो यहाँ कोई नहीं बनाता, वो तो तेरे मुंबई की डिश है ना। तो चला दे अपनी मुंबई का जादू दिल्ली के चांदनी चौक में। पर प्रिया इस बार अपनी गलती दोहराना नहीं चाहती थी। वो वड़ा पाव बनाती है और अपने कुछ दोस्तों को घर पर बुलाकर उसे टेस्ट करवाती है। ये क्या अजीब चीज़ बना दी तूने प्रिया? ओह माय गॉड, ऐसा तो मैंने कभी भी पहले कुछ नहीं खाया था। एक काम करना, 2 पैक कर देना, एक मेरे बेटे के लिए, एक मेरे हस्बैंड के लिए। रियली प्रिया, आई मस्ट से, तुम्हें अगर कोई बिजनेस करना है ना तो तुम वड़ा पाव का स्टॉल लगा लो। माँ कसम, पूरा चांदनी चौक आएगा खाने के लिए। फिर लगा ही लेते हैं बेटा, और तुम सब आना और साथ में अपने दोस्तों को भी लेकर आना। यहाँ बेस्ट क्वालिटी का वड़ा पाव मिलेगा। वड़ा पाव बहू के स्टॉल पर। और इस बार पूरी तरह से अपने डिश की टेस्टिंग करने के बाद प्रिया खोलती है वड़ा पाव बहू स्टॉल। खाओ बहू का वड़ा पाव और सारे गम भूल जाओ। अब ना और खाओ भाव, सीधा आओ खाओ हमारा वड़ा पाव। ये तो मुंबई में मिलने वाला डिश है ना? हाँ हाँ बेटा, वही डिश है। मेरी बहू मुंबई की है ना, वड़ा पाव अच्छा बनाती है। खाओ खाओ और फीडबैक भी देना। ये तो ड्राई है रोहन, अगर हमें लेट हुआ तो हम इसे पैक करके ले जा सकते हैं मेट्रो में, गिरेगा भी नहीं। शिप्रा एक वड़ा पाव सोनिया को देती है, जिसे सोनिया खाती रह जाती है। ओह माय गॉड, क्या है ये? अच्छा, क्या आंटी आपने वो इडली का स्टॉल बंद कर दिया? अब तो मैं अपने सारे दोस्तों को यहीं लेकर आऊँगा। एकदम लाना बेटा, अगर हमारे दुकान में कस्टमर आने लग गए ना, फिर हम वड़ा पाव की वैरायटीज़ रखना भी शुरू कर देंगे। मोमो वड़ा पाव, ब्रेड चॉप वड़ा पाव और अलग अलग वैरायटीज़ के वड़ा पाव। और इस बार प्रिया का ये बिजनेस ऐसा चल पड़ता है कि कस्टमर की लाइन लग जाती है। एक मिनट साइड हो जाइए, मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ।
हेलो फ्रेंड्स, ये है बहू का बड़ा पाव स्टॉल। अपना आलीशान बिजनेस छोड़कर इस बहू ने अपनी सास का सपना पूरा करने के लिए शुरू किया है ये बड़ा पाव का बिजनेस। तो जो भी औरत सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना चाहती है, बिना कुछ सोचे समझे अपनी मेहनत का काम करना शुरू कर दे। रात के 2 बजे तक दोनों साथ में मिलकर बड़ा पाव बेचती रहती। आज का मार्केट तो बहुत ही अच्छा रहा मम्मी जी, चलिए हम पैसे गिन लेते हैं। दोनों सास बहू मिलकर हिसाब जोड़ते हैं। 20,000 का स्टॉक लगाकर 12,000 रुपये कमा लिया हमने, वो भी 1 हफ्ते के अंदर अंदर। और ग्राहक तो अभी तक आ रहे हैं। मुझे तो लगता है हमें 2-4 स्टाफ रख लेना चाहिए। क्या कहती है बहू? बात तो सही कही आपने मम्मी जी, क्योंकि यहाँ तो रात में भी मार्केट चलता रहता है। कितने कस्टमर मुझे कह कर गए कि आप रात को स्टॉल बंद मत कीजिएगा। एक काम करती हूँ, सुबह से लेकर शाम तक मैं स्टॉल पर रहती हूँ और शाम से रात तक का आप संभाल लो। रेसिपी मैं आपको बता दूंगी और बाकी थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ तो स्टाफ तो रहेंगे ही। अब अगले ही दिन से दोनों सास बहू और ज़्यादा मेहनत करना शुरू कर देती है। सुबह 5 बजे से ही प्रिया वड़ा पाव स्टॉल खोल लेती और शाम 5 बजे तक स्टॉल पर ही रहती। फिर ठीक शाम 5 बजे शिप्रा स्टॉल पर आती और सुबह 5 बजे तक वो स्टॉल संभालती। और इसी तरह ये वड़ा पाव बहू का स्टॉल 24 घंटे खुला रहने लगा। कुछ दिनों बाद प्रिया एक और स्टॉल ओपन कर लेती है। संतोष के घर के बाहर का नज़ारा तो अब ऐसा हो गया था मानो पूरा चांदनी चौक उसके घर के आंगन में ही हो। ये शिप्रा आजकल क्या कर रही है? रात भर बाहर अपने स्टॉल पर रहती है। बड़ा पाव बेचकर कितना कमा लेगी वो। वही ना पापा, घर के बाहर कितना सारा कचरा गिरा रहता है और आजकल तो हवा भी इतनी चलती है, सारा कचरा अंदर आ जाता है। क्या बोलूँ भाभी, ये सारी गलती ना प्रिया की है। पता नहीं क्या सोचकर उसने MBA किया था जब यही स्टॉल खोलना था उसे। चाहती तो हमारे बिजनेस में भी आ सकती थी, इतना बड़ा टेक्सटाइल का अंपायर है हमारा। पर नहीं, इन सास बहू को मिलकर वड़ा पाव बेचने को समझ में आया। आज आप इन दोनों को आने दीजिए, मैं साफ साफ बात करूँगा। अब ये ड्रामा और नहीं चलेगा। रात के वक्त सभी एक साथ बैठकर सास बहू की क्लास लगाने की सोच लेते हैं। आज मेरी मम्मा आने वाली थी मुझसे मिलने, पर मैंने तो उन्हें साफ साफ मना कर दिया। अरे भाई, वो आकर क्या देखती कि मेरी सास रोड पर वड़ा पाव बेचती है। तुझे क्या लगता है उन्होंने देखा नहीं होगा? आए दिन तो 10 से ऊपर इन्फ्लुएंसर आकर मेरी वीडियो बनाकर डालते रहते हैं इंस्टाग्राम पर। ऐसे ही फेमस हो चुकी हूँ मैं। कल 2-4 न्यूज़ वाले भी आ रहे हैं मेरी बहू का इंटरव्यू लेने। ये कैसा बिजनेस कर रही है मम्मी आप? क्यों हमारे इंसल्ट कराने पर तुली है? कितनी कमाई हो रही होगी? 10,000, 20,000? ये सुनते ही शिप्रा अपना पर्स खुलती है और 50-50 हज़ार की 2 गड्डियाँ निकालकर अपने दोनों बेटों के हाथ में रख देती है और फिर तीसरी गड्डी निकालकर निकिता के पास जाती है। ये ले बहू, इसमें से तेरे कान के बूंदे तो आ ही जाएंगे। कुछ पैसे बचे तो लड्डू भी खरीद लेना और मुंह में डाल कर रखना। शायद तेरी कड़वी जुबान उन लड्डुओं से मीठी हो जाए। शिप्रा के पास इतने पैसे देखकर सभी का मुंह खुला का खुला रह जाता है। चौंकने की बात नहीं है। मम्मी जी ने आपको जो पैसे दिए वो तो उनकी एक दिन की कमाई से भी कम है। और हाँ, आप लोगों की वो 20 लाख रुपए वाली पार्टी का ड्यू अगर क्लियर ना हुआ हो तो मम्मी जी से एक बार आप उधार ले सकते हैं। चलिए मम्मी जी, बाहर चलते हैं, कस्टमर खड़े हैं। प्रिया और शिप्रा की इनकम इतनी बढ़ जाती है कि वो अब अपने घर के आंगन में मेन चांदनी चौक पर भी अपनी दुकान खोल लेते हैं। यहाँ तक कि अब संतोष की दुकान में जो भी कपड़ा लेने आता वो उसे वड़ा पाव बहू के नाम से ही पहचानता। अरे भाई साहब, आप वही है ना, वड़ा पाव बहू के काउंटर पर जो प्रिया रहती है, उनके ससुर जी। मान गए अंकल जी आपको। आप जैसा अगर हस्बैंड या ससुर हो तभी घर की लड़कियां इतना नाम कमा सकती है। अब हर रोज़ अमन, निखिल, संतोष, निकिता से कोई ना कोई प्रिया और शिप्रा की तारीफ ही कर देता। पापा, आजकल ये बिज़नेस तो ठीक नहीं चल रहा। आप और भैया तो दुकान पर ही रहते हैं। मैं सोच रहा हूँ कि प्रिया का एक आउटलेट मैं भी देख लूँ। 7वां आउटलेट खुलने वाली है वो दिल्ली में, NCR में। तो फिर एक आउटलेट मैं संभाल लूँगा। स्टाफ्स पर कितना काम छोड़ेंगे? उन पर इतना विश्वास भी तो नहीं किया जा सकता। और पापा तो रहते ही दुकान में, तो मैं भी मम्मी को ज्वाइन कर लेता हूँ। हर कुछ ऐसे वड़ा पाव बहू के काउंटर में घर के लड़के भी जुड़ जाते हैं। वो लोग जो पहले वड़ा पाव का बिजनेस करने पर प्रिया और शिप्रा को ताने दे रहे थे, आज वो उन्हीं के नाम से लोगों में पहचाने जाने लगे थे।